फ्रेंड्स, मैं अभी आया जिम से और मैंने इसको उदास देखा और ये रोने लगी। टेंशन नहीं लेते, तो क्या हो रहा है, तबीयत भी खराब है और घर भी बन रहा है। नहीं 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 फनी भाई, सच बोलो सच बोलो, आपने ठीक नहीं बोला। ये जानते हैं कि मौधा की प्रिंसेस और मुंबई की पैम्परिंग क्वीन एट लास्ट इतनी ज्यादा पैम्परिंग के बाद में भी क्यों करके रोने लगी। जो घर पे एक छत्र हुक्म चलाती थी और उसकी सबके सब उसी की पैम्परिंग में लगे रहते थे, उसकी खिलाफत करना, उसके अगेंस्ट बोलना तो किसी की हिम्मत वाली बात भी नहीं थी। आखिर क्यों करके एक दिन में ही उसका सारा साम्राज्य ढह ढहा के गिर गया। चलिए आज जानेंगे पूरा सच, बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारे इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। एक टाइम था कि मौधा की रानी का पैर जमीन पे रखने से पहले उसकी चप्पलें कोई लेकर हाथ में आ जाता था। उसने पानी पुकारा तो उसके लिए पानी आ जाता था। उसका नाश्ता जो है उसके उठने पर ही तैयार किया जाता था। वो जब चाहे किसी भी चीज की फरमाइश कर सकती थी, वो चाहे चिकन हो या फिर बिरयानी हो। वो जब चाहे तब बाहर घूमने जा सकती थी। वो किसी भी बच्चे को अपने काम पर लगा सकती थी। वो चाहे तो अपनी रेसिपी के चक्कर में घर को तहस नहस कर सकती थी। किसी को भी उसके अगेंस्ट बोलने का अधिकार नहीं था, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो। बड़ा का मतलब आप समझ गए ना, बड़े से भी बड़ा हो तो भी उसके सामने बोल नहीं सकता था। तो फिर अचानक ही ऐसा कैसे हो गया सबके रहते हुए, जबकि कोई भी ऐसा नहीं है कि वो वहां से चला गया है, सब लोग वहीं पर हैं। उसके बाद में भी ऐसा कैसे हो गया कि वो आज की डेट में फूट फूट कर रो रही है। और उसको पूछने वाला तो छोड़ो, उसको चुप कराने के लिए भी कोई नहीं है। आखिरकार सेवक ही काम आया मालकिन के। चलिए पहले तो सेवक से ही जान लेते हैं कि क्या कारण है, क्यों करके महारानी रो रही हैं। सबसे पहले तो सेवक ने ये बताया कि अकेले हैं और घर बन रहा है, घर बनने की टेंशन है। घर तो पिछले 5 महीने से बन रहा है, तो 5 महीने से वो टेंशन कहाँ थी? कहीं पर भी वो टेंशन नहीं दिखाई दी। बड़े मजे से घर बन रहा था, आराम से बन रहा था, सब कुछ नीचे चल रहा था। ऊपर आने का तो कदम भी नहीं रखा जाता था। यहाँ तक कि 10 दिन के लिए जब ये मौधा गया था तो उस बीच में एक बार भी आके ये नहीं देखा कि घर की क्या प्रोग्रेस है क्या नहीं है। जबकि सारा काम मालकिन की मर्जी से ही हो रहा था, मालकिन की पसंद से ही हो रहा था। गलत फनी भाई, आपने बिल्कुल गलत बोला। सही बात बताइए जरा। एक तो क्या है, तबीयत भी खराब है और घर भी नहीं बन पा रहा है। एक इंसान एक रूम में कितने दिन रहेगा? अपना घर होता है, इसमें बाहर भी निकलता है। फनी भाई, घर भी आपका ही है। ये तो प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली है, यानी कि बस सिर्फ और सिर्फ घर में ही रही है। तो इसमें नई बात क्या है? कोई बात नहीं, ऐसी प्रेगनेंसी में कुछ चीजें होती होंगी, इसलिए रो नहीं। फनी भाई, बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडी तो बिल्कुल अकेली रहती हैं, उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम होता नहीं है, तो उनको सब कुछ अपना ही देखना पड़ता है। इवन देन बच्चों का देखना पड़ता है, हस्बैंड का देखना पड़ता है, घर के सारे काम करने पड़ते हैं। और कई बार ऐसा होता है घर की हालत भी ऐसी नहीं होती कि कोई नौकरानी या कुछ ऐसा हेल्प रख सकें, और कोई भी घर पे आने को तैयार भी नहीं होता है। तो ऐसे टाइम पे वो तो बहुत अकेली रहती हैं और सब कुछ ये काम करती हैं और अपनी सारी मुसीबतें झेलती हैं। इवन देन कई बार उनके जो मूव स्विंग्स होते हैं, उनसे जो उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी सब झेलनी होती हैं। हस्बैंड भी अपनी जॉब पर जाता है तो रोज वो भी नहीं बैठ सकता, और फिर नाइट में उसको सोना भी होता है जिससे कि अगले दिन का काम कर सके। ऐसे में दोनों की जो कॉम्बिनेशन है वो जिस तरीके से चलते हैं, वो अपने आप में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी एक दूसरे के पूरक होते हैं। आप बात को घुमाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। आप सही बात अभी भी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ना तो ये घर पे अकेली है, सब कुछ यहाँ पे है, कोई भी घर से छोड़ के गया नहीं है। वो घर भी नीचे है जिसके पास जाती थी ये, और घर के सारे लोग भी यहाँ पर हैं। थोड़ा भी बाहर निकलता हूँ तो ये पता नहीं क्या सोचती है, क्या करती है। रेस्टोरेंट जाता हूँ तो वहां की भी टेंशन होती है, कई काम हमें करने होते हैं, वो भी नहीं हो रहे होते हैं। यहाँ ये परेशान रहती है। कोई बात नहीं है, थोड़ी वक्त की बात है, ये सब ठीक हो जाएगा। बाकी सब अल्लाह ठीक करेगा। 2 दिन से वीडियो भी नहीं बनाया है और ये ही सारे काम करती थी। मेरी बैकबोन है ये पूरी तरीके से। चिड़चिड़ी भी रहती है। मुझे पता नहीं कैसा होता होगा, बिल्कुल आप होता होगा, आप लोगों को पता होगा। फनी भाई, कुछ भी कह लो, आप कवर अप बहुत अच्छा करते हो, लेकिन फिर भी एक बात की तारीफ करनी पड़ेगी, वाइफ के लिए पूरी तरह सपोर्टिंग है। भाई ठीक है, गुलाम वाली बात है, सब कुछ है, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब वाइफ को जरूरत हो हस्बैंड की, तो ये काम आप बखूबी निभाते हो, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। पर असली कारण है उसका अम्मी से ना मिलना। और अम्मी से ना मिलना का मतलब ये है कि नीचे ना जाना, और जब नीचे नहीं जा सकती, अम्मी से नहीं मिल सकती, अम्मी ऊपर नहीं आ सकती, बच्चे ऊपर नहीं आ सकते, तो उसका कंटेंट कहाँ है? वो कुछ भी नहीं कर पा रही है। उसका एकमात्र कारण जो था वो यही था कि सारे दिन उसको व्लॉगिंग के नाम पे वो कुछ भी करवाती थी, सबसे कुछ भी करवाती थी, कुछ भी बोल देती थी, कुछ भी फरमाइश कर देती थी। लेकिन जैसे ही सारा सपोर्ट सिस्टम हट गया, वैसे ही व्लॉगिंग इसकी पूरी तरह से ठप हो गई या बंद हो गई।
और उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सा व्लॉग बनाए, क्या व्लॉग बनाए, क्योंकि आज तक कभी भी सेल्फ ब्लॉगिंग तो उसने करी ही नहीं है। ऐसा नहीं है, तबीयत खराब तो इससे पहले भी हुई है। ये सारा क्यों हो रहा है? क्यों करके अम्मी ऊपर नहीं आ रही है, बच्चे ऊपर नहीं आ रहे हैं और ये नीचे जा नहीं रही है। ये सब इसका कर्मा है, ये सब इसी करने का फल है। ये जिस तरीके से घर को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रही थी और बच्चों को भी एक्सप्लॉइटेशन में लगा रखा था इसने, और अपने व्लॉग बनाने के चक्कर में उनका ना टाइम देखती थी, ना उनका आराम देखती थी, ना उनकी पढ़ाई देखी, ना उनको कोई चीज सीखने दी। ऊपर से अपने गलत गलत हथकंडे अपनाती थी, कहती थी कि पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है और कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छा इंसान होना जरूरी है। एक ना एक दिन तो होना ही था। अगर आप बहुत ज्यादा गलत करोगे तो कहीं ना कहीं उसका फल तो निकलेगा ही, और यही हुआ। जैसे ही नान के पेपर आए और नान को पढ़ाई के लिए घर का जो माहौल था वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता था, तो इसके लिए जनाब ने आके बहुत अच्छी तरह से इनको लताड़ा है और डांट लगाई है कि भाई इस बच्चे को बिल्कुल पढ़ने दिया जाए, इसका फाइनल एग्जाम है, तो तुम क्यों करके इसको बर्बाद कर रहे हो, क्यों करके इसको रातों में घूमने लेके जाते हो, क्यों करके हर समय जो है घर के अंदर यहाँ पड़े रहते हो, उनको हर समय अपने काम में लगाए रखते हो। एक लड़की की तो जिंदगी बर्बाद कर दी, अब कम से कम इसकी मत करो। यहाँ पर आईबीएस का लड़का और लड़की में फर्क वाला फंडा बिल्कुल साफ नजर आता है। जब पिज्जा के पेपर थे तो ये भाई भाभी कहाँ थे? क्यों करके उस वक्त जो है ये जागे नहीं? क्यों नहीं देखा इन्होंने कि उसके एग्जाम चल रहे हैं या उसके एग्जाम आने वाले हैं, तो उसको पढ़ाई के लिए पूरा वक्त मिलना चाहिए और घर के अंदर वो माहौल रहना चाहिए जिससे बच्चे आराम से उसको पढ़ सकें। यही वजह है कि वो लड़की बिल्कुल कुबड़ बन गई है। कुबड़ का मतलब आप समझते हैं, बिल्कुल भी उसको आजकल की दुनिया का कुछ पता नहीं है, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल जीरो हो चुकी है। आज के उसके टाइम पे भी ये सब जागे होते और इतने स्ट्रिक्ट कानून जो आज लगाए हैं वो लगाए होते। इतना ही नहीं, इसको बोल दिया गया है कि जब तक इसके एग्जाम खत्म नहीं होते तुम नीचे नहीं आओगे, कोई खेल तमाशे नहीं करोगी। और अगर देखा जाए वो घर किसका है, वो जनाब का घर है और वो अपना पूरा हक रखते हैं इस बात का कि उस घर को कैसे चलाना है। यही वजह है कि अम्मी भी बिल्कुल शांत है। ऐसा नहीं है कि उसका दिल नहीं होगा, लेकिन वो भी बिल्कुल शांत है। उसे वही बात माननी पड़ेगी जो कि जनाब कह रहे हैं। अगर इससे पहले इस चालू ने ये सब कुछ समझा होता कि अपने घर को अपना समझा होता और मम्मी के घर को मम्मी का घर समझा होता तो ये नौबत नहीं आती। उसको अगर यहाँ पे रहना ही था और करना ही था तो भैया दूसरा फ्लैट है, आप वहाँ सारे दिन रह सकते हो, मिलने आ सकते हो, बात कर सकते हो, पर ये नहीं कि आपका जो सुबह से लेके नाश्ता से लेके रात के 2 बजे तक का खाना और रहना सब कुछ वहीं पे हो रहा है। इवन देन नहाना धोना सब कुछ वहां पे हो रहा है। कोई भी सामान आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, सब कुछ वहीं पे हो रहा है। ये कोई तरीका होता है? तुम अपने गेस्ट लेकर आओ और दूसरे के घर में ठहराओ, भैया वो दूसरे का घर ही कहलाएगा। वो आपका पीहर है लेकिन आपका घर नहीं है कि जहाँ किसी को भी लाके आप बसा दो। अपने कंटेंट बनाने के लिए तुम किसी भी तरीके से किसी को भी घर में ले आओगे और वहां पर रख लोगे और उनकी जो जितनी भी शांति है, सुकून है, वो सब भंग कर दोगे। यहाँ तक कि सोने की जगह तक नहीं रहेगी। वो भी जो आ रहे हैं ना उनकी इज्जत है, ना घर के अंदर जो बाकी हैं उनकी इज्जत है। एक टाइम था कि ये अपने सोने के लिए वहां से उसने नान को भगाया था कि जाओ जाके तुम ऊपर सो, लेकिन मैं यहीं पे सोऊंगी। और आज ये हाल है कि आप नीचे नहीं आ सकते। इसलिए कहते हैं कि जो सीमाएं होती हैं उनका पालन करना जरूरी होता है। ससुराल ससुराल होता है, पीहर पीहर होता है। एक लड़की को शादी के बाद में अपने ससुराल को ही अपना घर समझना चाहिए और पीहर को इस तरह से नहीं समझना चाहिए। इसने तो एक और भी ला के रख दिया, खुद तो रह ही रही है, ऊपर से एक घर जमाई और वहां ला के रख दिया। अब तक कभी भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया गया था इस घर जमाई के लिए, और वो जैसे भी कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पूरे घर को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया, उसके लिए ये एक्शन तो होना ही था। और ये देखिए, उसने अपने घर का सारा कबाड़ा, सब कपड़े वपड़े सब कुछ नीचे ला के रख दिए। उस घर को बिल्कुल कबाड़ा बना दिया था। साथ साथ ये पोल भी खोल दी कि जितना भी सामान रिजेक्टेड होता है, आई मीन सबसे पहले जितने भी सूट और इस कपड़े जो आते हैं वो डब्बा पहनती है, उनमें से कुछ कपड़े सुतारा बेगम पहनती हैं। और दोनों की दोनों जब वो पहन लेती हैं तो उसके बाद में रेयरली कोई कपड़ा होता है जो ये उठा कर रखते हैं कि ठीक है इसको धो के प्रेस करा के दोबारा पहन लेंगे। अदरवाइज तो सारे सारे पिन्नियों में चलते चले जाते हैं और पिन्नियों के ढेर लगते चले जाते हैं और पिन्नी के गट्ठर जो होते हैं वो सारे सारे नीचे रखे हुए हैं। और अब उसके बाद में नेक्स्ट सेग्रीगेशन क्या होता है कि दोनों खालाओं में बांटे जाते हैं, उनके साइजेस के हिसाब से वो दोनों दोनों खालाओं में बांटे जाते हैं। और उसके बाद में जो इन पे ही बच जाते हैं वही कपड़े वो बाहर जाते हैं
हैं किसी और के लिए। ये जो इनके पास में इतना कपड़ा और ये सब चीजें आती है, ये किसी हालत में भी कहीं बाहर कहीं नहीं देते। ये सिर्फ वही देते हैं जो घर के बिल्कुल रिजेक्टेड हो जाते हैं, उन्हें उठाकर देते हैं। अदरवाइज ये चाहे तो हर हफ्ते 3 से 4 सूट आराम से गिव अवे कर सकती है। मैं 3 से 4 इसलिए कह रहा हूँ कि अपना पहन ले, इसकी माताजी पहन लें, सब पहन लें, उसके बाद में भी जो बच जाएं वो आराम से गिव अवे जो है 1 हफ्ते में 4 से 5 सूट आराम से कर सकती है। पर इसकी नीयत ये नहीं है, ये नीयत बिल्कुल भी खराब है। किसी भी हालत में इससे ये सब चीजें छूटती नहीं है। उल्टा इसका जी इसी पे पड़ा रहता है कि कैसे करके उसको कोई मुफ्त का सामान और ये सब चीजें देता चला जाए। जहाँ इसकी इस तरह की बातें हैं, वहाँ एक अच्छी बात भी, जिस तरीके से इसका मूड खराब था और ये सब देखा इसने कि रो रही थी ये, तो उसने क्या किया कि चलो तुम्हें बाहर चाय पिलाने ले चलते हैं। तो ये एक अच्छा मूव होता है। बाहर इस तरह से कोई लाइट चीज खाने जाना या पीने जाना कोई ऐसा नहीं है कि कोई ट्रीटमेंट होता है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है और आपको उन प्रॉब्लम से दूर जाने में मदद करता है। जो इमोशनल ब्रेकडाउन होते हैं उनमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। और देखिए कितना साइकोलॉजिकल दिमाग लगाते हैं ये कि व्लॉग के स्टार्टिंग में ही उसने नात की 2 लाइनें सुनाई। असल में ये जानबूझ के वहां पे रखा गया है। क्यों रखा गया है? इट्स ए इनविटेशन कि भाई हमारे रमजान के व्लॉग्स आने वाले हैं, तो आप जो है आ जाइए, सारे के सारे लोग आ जाइए और अब हम लगातार इस तरह के व्लॉग्स डालेंगे। तो ये बेसिकली एक एडवर्टीजमेंट का काम कर रहा है इनके लिए। ये उन सब लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है जो कि बेसिकली रमजान, इस्लाम और इस सब से बहुत ज्यादा बंधे हुए हैं और उनके लिए ये महीना एक पाक इबादत का है। चलिए इबादत की बात आई है तो एक और बात करते हैं, क्योंकि ये इस्लाम को दिखाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा याद कीजिए, हर बार जब रमजान आते हैं तो ये कैसे रमजान की तैयारी करते हैं। ये क्या करते हैं, रमजान की तैयारी की बात करते हैं तो ये सूट खरीदना शुरू कर देते हैं, घर में कुछ ना कुछ डेकोरेशन करते हैं और उसके बाद में शुरू हो जाते हैं इनके खाने पीने के सिलसिले। ये इनका रमजान की तैयारी का तरीका है। जबकि मैं आपको बताऊं कि हम कैसे रमजान की तैयारी करते हैं। मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा कि हम ही ऐसा करते हैं, सभी मुसलमान ऐसा ही करते हैं। जैसे ही रमजान पास आने लगता है तो फिर ये तैयारी की जाती है कि तरावी इस बार कितने दिन की होंगी और कितने दिन की पढ़ी जाएंगी। और जैसे हम एक ऐसे शहर में रहते हैं जहां आसपास इतनी ज्यादा मस्जिदें नहीं है, तो हमें देखना होता है कि किस मस्जिद में कितने दिन की तरावी हो रही है और कौन सबसे ज्यादा पास पड़ेगी और उस वहां पर जाने का तरीका क्या रहेगा। हम लोग ग्रुप में जाएंगे, किसको साथ लेकर जाएंगे। अब रमजान आने वाला है तो उसका टाइम टेबल भी पहले ही कलेक्ट करते हैं सबसे पहले कि वो रमजान में इफ्तियारी और सहरी का टाइम क्या होगा, क्योंकि हमें अपने घर के शेड्यूल यानी अपने सेल्फ शेड्यूल, अपना जो लाइफ का डिसिप्लिन है उसको उसके हिसाब से ढालना होता है कि अब कितने बजे उठेंगे और कितने बजे हम सोएंगे और कितने बजे ऑफिस जाने के लिए तैयार होंगे। इसके साथ साथ ये भी ध्यान में रखना होता है कि जो अफ्तियारी का टाइम है वो किस टाइम आके पड़ेगा। जैसे कि पिछले पूरे रमजानों में जो अफ्तियारी की गई थी वो रास्ते में की गई थी, यानी गाड़ी लेकर मैं अपने कंपनी से चलता था और रास्ते में ही जब टाइम हो जाता था तो साइड में गाड़ी लगाई और अपने सबसे पहले तसल्ली से अफ्तियारी करी, दुआ पढ़ी और उसके बाद में आगे चलते थे। कपड़ों की तैयारी करना रमजान के लिए और जिस तरह से ये बात करते हैं कि घर को सजाने की तैयारी करना, ये सबसे बाद की बात होती है। सबसे पहले तो रमजान में की जाने वाली इबादत का इंतजाम किया जाता है कि कैसे कैसे हम इबादत करेंगे, किस वक्त, किन के साथ, किस जगह पर करेंगे। साथ साथ ये भी ध्यान रखने की कोशिश की जाती है कि जो सहरी और अफ्तियारी में जो खाया जाए वो इतना लिमिटेड खाया जाए, इस तरह का खाया जाए जो हेल्दी हो और किसी भी तरीके से रमजान में दिक्कत ना कर सके। अगर आपने उल्टा सीधा खा लिया या बहुत ज़्यादा खा लिया तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी हेल्थ रिलेटेड और तब आपके रमजान छूटेंगे। तो सबसे पहले ये निश्चित करना जरूरी होता है कि रमजान हर तरीके से पूरे रखे जा सकें। सभी लोग ऐसा ही करते हैं जो रमजान रखते हैं। हमारी जितनी भी मीटिंग्स लेट आवर्स में होती हैं उनके लिए पहले से ही अपने बॉस को बात करके उसकी इजाजत ले ली जाती है कि भाई हम उसको अटेंड नहीं करेंगे। बाकी सभी चीजें जो भी मैंने बताई और जो रह गई हैं वो सारी अल्लाह अपने आप ही पूरी कराता है और इंशाअल्लाह इस बार भी सबके ही रमजान इसी तरीके से आसानी के साथ हो, अल्लाह मुकम्मिल करवाए और इबादत खूब अच्छी तरीके से कर सके आदमी, इसकी सबको तौफीक अदा फरमाए। साथ साथ ये भी ध्यान रखा जाता है कि इस बार जो जकात निकालनी है वो वक्त से निकल जाए और कितनी जकात निकालनी है वो हमारी तरफ से चली जाए। क्या जकात दी जाती है, किसको जकात दी जाती है, ये एक बार सोचते तक नहीं है, एक बार बात भी नहीं करते हैं। ये जितना लाखों रुपया साल के अंदर कमाते हैं इनके ऊपर बहुत बड़ी जकात बनती है। तो ये अगर चाहें तो ना जाने कितने सारे लोगों की रमजान में या रमजान के महीने से पहले मदद कर सकते हैं।
पर ये बात इनको कभी भी याद नहीं आती कि हमें ऐसा भी करना चाहिए या ये भी हमारे पास फ़र्ज़ है। जो इस्लाम के 5 फ़र्ज़ बताए गए हैं, ये उनमें से एक फ़र्ज़ है। तो अगर आप इस फ़र्ज़ को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो आपके पाँचों फ़र्ज़ कहाँ पूरे हुए? किसी को देने की बात तो छोड़ दीजिए, आज की डेट में तो ये डिजिटल भिखारी नाम से मशहूर हो रहे हैं। चलिए व्लॉग पे वापस आते हैं। घर के अंदर एनिवर्सरी की तैयारियां हो रही हैं और ये तैयारियां दोनों बच्चे कर रहे हैं। तो उसी के लिए लाइट लेने के लिए पिज़्ज़ा आई है ऊपर और उसके साथ में प्लानिंग हो रही है कि वो क्या थीम रखेंगे और कैसे डेकोरेट करेंगे। लेकिन वो किसी भी हालत में नीचे नहीं गई और बच्चों ने अपने आप ही वो सब तैयारी करी और उसने बोला भी कि मेरे 2 लोग जो है मतलब मेरे 2 शागिर्द, नौकर जो भी हैं वो तैयार कर रहे हैं वो उनको सबको मैंने बता दिया है। शाम होते-होते वो केक का भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो उसके लिए भी इससे सलाह मिला रहे थे कि कौन-सा केक आना चाहिए और केक भी कौन-सा सेलेक्ट किया। इसमें बेसिकली क्योंकि एनिवर्सरी का केक था, तो दूल्हा-दुल्हन यानी लड़का-लड़की दोनों का कुछ ना कुछ गुड्डा सा कुछ ऐसे बना रहता है और उसके बाद में वो डेकोरेट किया जाता है। तो इस तरह के जो केक होते हैं मैंने देखे, बहुत सारे अच्छे-अच्छे डिज़ाइन देखे उसमें। आजकल बहुत सारे गूगल पे पड़े हुए हैं, इतने सारे इमेजेस पड़े हुए हैं, लेकिन इसने उनमें से कौन-सा सिलेक्ट किया, वो सिलेक्ट किया कि जो क्रिश्चियंस वेडिंग का जो सूट होता है और वो जो उसका तरीका होता है कि जिस तरीके से वो बहुत लंबा-सा एक व्हाइट कलर का नेट का एक दुपट्टा सा लेते हैं, वही जो है इसने पसंद किया। कहीं ये भाभी को जलाने का मौका तो नहीं था? तरह से इसने पिज़्ज़ा का जो केक और उसका डेकोरेशन जो किया था बर्थडे का, वो सारा का सारा ऐसा था जैसे क्रिसमस पे डेकोरेशन करते हैं। यानी वहाँ पे क्रिसमस ट्री लगाया गया और बाकी डेकोरेशन भी उसी तरीके से किया गया, जिसको देखकर भाभी को बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगा था और वो थोड़ी देर रुकने के बाद में वहाँ से चली भी गई थी। खुद की हालत ये हो गई है, लेकिन उसके बाद में भी इसके ये ड्रामे बंद नहीं हो रहे हैं। शायद इसलिए कहते हैं कि रस्सी जल गई लेकिन उसके बल नहीं गए। देखा जाए आज की डेट में बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है। उसके बाद में भी ये ऐंठन जो है ये जाने का नाम नहीं ले रही है। और ये केक का जो डिज़ाइन पसंद किया गया है उसमें गुड्डे गुड़िया जो दिखाए गए हैं, ये मेरे पास एक की रिंग था और बहुत ही खूबसूरत था। जब खो गया वो, उसका बहुत आज तक भी दुःख है और अब नीचे उतर के जा नहीं सकते। तो आखिरकार जो खाला हैं वो ही इनका नाश्ता लेकर आई हैं और नाश्ते में क्या लेकर आई हैं? खिचड़ी लेकर आई हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्यों करके पिछले 2-3 व्लॉग से इसको किचन का इतनी जल्दी लग रही है किचन को शुरू करने की, क्योंकि नीचे जाने की बिल्कुल मनाही हो गई है और अब तो ऐसा लगता है कि जो खाला है, खाला भी ऊपर आने को तैयार नहीं है क्योंकि अम्मी उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। उनका काम कौन करेगा? उनके बस की कुछ भी नहीं है और चालू के बस की भी कुछ नहीं है। इतना भी नहीं है कि कोई अच्छी एक सर्वेंट रख सके। मतलब जो हज़ारों रुपए ऐसे ही उड़ा देती है और कभी सोचती नहीं है। तो इस पीरियड में, इस टाइम के लिए उसको एक अच्छी सी सर्वेंट एक ऐसा रख लेना चाहिए। मैडम देखो, मैडम अपने घर में कितने हाउस हेल्प रखती हैं और ये तो मैडम से और जनाब दोनों से ज़्यादा कमाती है। पर क्या है कि पैसा अगर कुछ आपको समझ देता तो बहुत समझ अब तक आ चुकी होती, पर पैसा सब कुछ नहीं होता। यही वजह है कि इसकी नीयत ऐसे की ऐसी है, तो इसलिए सही काम पे, सही टाइम पे, सही चीज़ें ये ना करती है और ना सोचती है। इसने हमेशा लोगों को यूज़ किया है, इसलिए कभी सोचा ही नहीं कि मेरे को ऐसा भी कुछ करना चाहिए। जब सारे काम इसके नौकरों वाले फ्री में हो रहे थे तो क्यों करके किसी को रखेगी। अब एक बेकार सा सवाल पूछ रही है कि जो खिचड़ी है आपको कैसे पसंद है, दही के साथ पसंद है या दूध के साथ पसंद है? क्यों वोटिंग कराएगी क्या? वोटिंग जिसकी ज्यादा आएगी वही खाएगी क्या? और अब देखिए ये नौबत आ चुकी है कि घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है, बाहर से खाना मंगवा नहीं रही है और अब क्या कर रहा है, फनी ही खाना बनाने के लिए किचन के अंदर खड़ा हो गया है। मतलब रेस्टोरेंट के काम का तो सिर्फ और सिर्फ इसे बहाना है, क्योंकि यहाँ पे रहने का पासपोर्ट इसका रेस्टोरेंट है और अगर रेस्टोरेंट नहीं होगा तो ये यहाँ पे किस तरह से रुक सकता है। लोग इसको कमेंट कर करके पर क्या है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई अब ये दिन आ गए हैं कि ये हमें रेसिपी बताएगा कि करेले कैसे बनते हैं, दाल चावल कैसे बनते हैं। भाई तो अपने रेस्टोरेंट में जा और रेस्टोरेंट में जाके कौन-कौन सी डिश कैसे बनाता है, अपना जो शेफ है उससे रेसिपी बता। हो सकता है कुछ लोग देख लें, वो बात दूसरी है, लोग उसको भी देखना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि रेस्टोरेंट के खाने की भी बहुत ज़्यादा बदनामी हो रही है। प्रोफेशनल कुक की तरीके से वो जो यहाँ पर ये मैं जो करेले काट लेता हूँ, यहाँ दाल चावल रख देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ, मतलब फटाफट जैसे ये खाना बना के अभी खानसामा की तरफ फटाफट मैडम मेम साहब को दे आएगा। एक कहावत है ना कि सो मेनी कुक
कैन स्पॉइल द डिश। अगर ये थोड़ी बहुत मैंने गलत कही हो तो आप ही बता दीजिएगा। वही हाल इनके किचन में हुआ। जिस तरह से ये करेले बना रहा था और करेले बनाते बनाते डब्बा वहां पर आ गई और दोनों ने मिलके जो करेले बनाए तो वो जला दिए। बहुत ज्यादा सही मेथड के बारे में मैं बात नहीं कर सकता हूँ, बट रिजल्ट वही रहा जो कि मैंने अभी आपको कहावत सुनाई। तो अब ये हालत हो गई है कि प्रॉपर खाना बनाने के लिए भी इसके पास कोई नहीं है। फिर अगेन वही कहूंगा, ये कर्मों का फल है। जैसा इसने करा है अभी तक ये उसी का ही भुगत रही है। अगर इसने अपना घर अलग तरीके से बना के रखा होता, जैसा कि लड़कियां हमेशा अपना घर शादी के बाद में बनाती हैं और सारी चीजें अपने तरीके से सेट करती हैं, तो आज इसको कोई दिक्कत नहीं होती। पर क्या है, इजी मनी, इजी वर्क और इजी लाइफ, यही इसका मोटिव रहा है। इसी की वजह से आज की डेट में इसकी ये हालत है। ये अभी बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट रह गई हैं आपसे करने के लिए इस व्लॉग से संबंधित, तो करेंगे अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट बहुत लंबा हो रहा है और आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा जिस तरीके से इसने रोना धोना मचाया और जो रोने धोने का कारण था आपकी समझ में क्या है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसकी इस हालत का जिम्मेदार आज की डेट में कौन है, इसके बारे में भी कमेंट कीजिएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।